आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि ये आप ही का लेआउट है ना बस। और क्या क्या बनाया है? उतना ही बनाया सर, एलिवेशन एक बनाया। ओके ठीक है, चलो बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, बेसिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल बनना इतना आसान नहीं होता है। डेली क्लासेस प्रोफेशनल नहीं बनाती हैं, पहली बात। डेली क्लासेस कोर्स ख़त्म करती हैं। असाइनमेंट आपकी क्वालिटी को मेंटेन करता है। वर्किंग प्रैक्टिस इम्प्रूव करती है आपकी क्वालिटी को, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को। और बेसिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। बेसिक का मतलब किसी कमांड की जानकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिक का मतलब है कुछ चीज़ें जो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या मस्ट हैं हमारी वर्किंग के लिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आप अपनी टेम्पलेट डिज़ाइन करो। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब होता है आपका जो इंटरफेस है, आप जो वर्किंग करने जा रहे हो उसको एडजस्ट करो, सेटिंग्स करो उनकी। कैसे? टेम्पलेट डिज़ाइन कैसे होती है? टेम्पलेट डिज़ाइन का मतलब है कि ये जो इंटरफेस की सेटिंग्स है इसको बना के अपने पास रखो। कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो भूलना नहीं है। बीच बीच में मैं टेस्ट लेता रहूँगा सभी लोगों के। कुछ ऑप्शंस हैं जो हमेशा माइंड में रखना, लाइक दिस वन, ये छोटा सा ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूल बार। दिस वन, एप्लीकेशन मेनू। ये फाइल्स टैब जिसे कहते हैं। नीचे स्टेटस बार, लेआउट टैब। इनके नाम हमेशा ध्यान रखना, ये पूछ सकता हूँ मैं कभी भी। क्विक एक्सेस टूल बार, एप्लीकेशन मेनू, फाइल्स टैब, लेआउट टैब एंड स्टेटस बार। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है हमारा डीएस एंटर करना। डीएस के बाद आप डायरेक्टली आएंगे और कहाँ पर, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, पर इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सभी लोगों ने हमारे देखे होंगे बेसिक क्लासेस। स्नैप टाइप में डिफरेंट स्नैप्स होते हैं। ग्रिड स्नैप, रेक्टेंगुलर, आइसोमेट्रिक स्नैप्स होते हैं। डायनेमिक इनपुट जो होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम दो कमांड एक साथ यूज़ कर सकते हैं। दो कमांड का मतलब क्या होता है? दो कमांड का मतलब होता है कि हम डिस्टेंस टाइप करेंगे और टैब को दबा के हम एंगल देंगे, तो डिस्टेंस और एंगल दोनों पे हम एक साथ काम कर सकते हैं डायनेमिक इनपुट की हेल्प से। ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस टैब को दबा के एंगल टाइप करोगे, आ जाएगा। अगर हम इसको यूज़ करना चाहें, डायनेमिक इनपुट को अपनी ड्राइंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत काम का ये ऑप्शन। नीचे दिया है ऑप्शंस। हमेशा जो कलर है, डिस्प्ले में एक ऑप्शन आता है कलर थीम, हमेशा लाइट यूज़ करोगे, डार्क को हटा दोगे। क्रॉस हेयर साइज फुल रखना 100%।
डिस्प्ले फाइल टैब चेक रखना, अनचेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कलर ऑप्शंस, कलर पे आना, बैकग्राउंड वाइट लेके चलना ताकि हर एक डिटेल्स प्रॉपर्ली शो हो। क्रॉस हेयर ब्लू कलर ताकि वो चीज़ों से मर्ज ना हो। क्रॉस हेयर ब्लू, डिस्प्ले वाइट। ओपन एंड सेव लाइट रखना, सबसे लोअर वर्जन रखना जैसे कि 2010 तक, ताकि अगर हम किसी और को ये ड्राइंग फॉरवर्ड करें तो ईजिली वो ओपन कर ले। ऑटोमेटिक सेव रख देना 10 से 15 मिनट का, ताकि एक बार आप जब फाइल सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिक एक बैकअप बना के चले और बीच में अगर कभी फाइल बंद हो जाएगी तो आप इसको ईजिली रिकवर कर सकें। ऑटोमेटिक सेव 10 मिनट का। सिलेक्शन में पिक बॉक्स ज़्यादा बड़ा मत रखना, बहुत ही स्मॉल रखना। ग्रिप साइज को भी नॉर्मल रखना। यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्शन इफेक्ट कलर। सिलेक्शन कलर मतलब जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे वो कैसा कलर देखना चाहते हो, तो रेड रख लिया मैंने, आप कोई भी ले सकते हो, जो चाहो वो आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना सेटिंग्स करने के बाद आप ओके करेंगे और ओके करके आप बाहर आ जाएंगे, इंटरफेस हमारा चेंज हो जाएगा। अब उस टेम्पलेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है हमें उसको बना के हमेशा सेव करना है ताकि हम हमेशा उसको यूज़ कर सकें। नीचे दिया है वर्क स्पेस। वर्क इसके स्पेस के अंदर आना। वर्क स्पेस में जब आओगे तो वहाँ मिलेगा सेव करंट एज। वर्क स्पेस के अंदर आओगे, सेव करंट एज क्या टेम्पलेट है, किस पे काम करना चाहते हो। हमेशा हम काम करना चाहते हैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर प्रोजेक्ट पे, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। इंटीरियर डालना है आप इंटीरियर डाल दो, इंटीरियर टेम्पलेट, या हम ये भी कर सकते हैं वर्किंग ड्राइंग टेम्पलेट। वर्किंग ड्राइंग टेम्पलेट सेव, तो ये क्या होगा, एक टेम्पलेट हमारी हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। इसे कहते हैं टेम्पलेट डिज़ाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क स्पेस सेटिंग्स पे आओगे तो अगर आप कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहते हो तो आप उनको डिलीट कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा वर्क स्पेस हैं, अगर आप उनको डिलीट करना चाहो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा है, राइट क्लिक करके डिलीट, इसे कहते हैं टेम्पलेट को डिलीट करना। सेलेक्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट, ओके करके बाहर आ जाओ तो हमारी एक्स्ट्रा टेम्पलेट वहाँ से चली जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट। जो नाम मैंने एक्सप्लेन करे हैं ध्यान रखना है। स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार और एप्लीकेशंस मेनू, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ किसी भी लेक्चर में। बेसिक देखो उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी डिटेल ड्राइंग्स पे काम करते हैं ना तो हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे टूल्स जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारी ड्राइंग्स में, जिनकी काफ़ी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ टूल है हमारे जिन पे हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। एग्जांपल अगर हम जब डिटेल्स ड्राइंग्स पे काम करते हैं तो उनमें तो हमें मस्ट है कि उसमें ज़रूरत पड़ती है, ये हमेशा ध्यान रखो। जैसे कि क्या एग्जांपल, हम कोई डिटेल एलिवेशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं और वहाँ पर हमें चीज़ों को एक साथ फिल करना है, मल्टीपल ग्रूविंग देनी है वॉल में, पार्टीशन देने हैं, बॉर्डर एंड पैनलिंग करनी है, तो कुछ टूल को हमें याद कर लेना है, आज से दिमाग में बैठा लेना है बहुत अच्छे से। कॉपी, जब मल्टीपल ग्रूविंग की बात आती है, अगर हम उसको फिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑफसेट की जगह पे कॉपी कमांड। सेलेक्ट CO एंटर, कॉपी। बेस पॉइंट क्लिक करेंगे और बेस पॉइंट क्लिक करने के बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा एरे। आप जब एरे कमांड पे क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ आइटम मांगेगा, मैंने कहा 20 एंड फिट F एंटर एंड क्लिक। टाइम सेविंग प्रोजेक्ट में
मैंने बोला ना कि हमको क्या देखना है, टाइम कैसे सेव करना है। सेलेक्ट CO, देन AR, एंटर, नंबर ऑफ आइटम्स, फिट। हर एक टूल को कहाँ पर यूज़ करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। टूल को समझना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना सही यूज़, सही इस्तेमाल टूल का कहाँ पर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिसे कहते हैं कंस्ट्रेंट करना। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कभी कभी कुछ कंडीशंस हमारे सामने ऐसी आती है, जैसे कि क्या कि कोई ड्राइंग्स मैं बना रहा हूँ, कुछ लाइन ड्रॉ करी मैंने। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट नहीं करना चाहते हो, उसको एडिट नहीं करना चाहते हो कि हम उसको फिर से रीमोडिफाई करें। ऊपर एक ऑप्शन दिया होता है पैरामीट्रिक के अंदर, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। इसका यूज़ हम अपने ड्राइंग में कर सकते हैं। जैसे कि क्या, एंगल, ये डायमेंशन की तरह काम करता है। आपने एंगल निकाल लिया, आपने अलाइन की डायमेंशंस निकाल ली, वहाँ पर आपके पास रेडियस है, आपने रेडियस वहाँ पर निकाल लिया, डायमीटर है, आपने डायमीटर निकाल लिया, सेम एज इट इज़ डायमेंशंस की तरह। लेकिन एक सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है इसका कि अगर हम ये जो लॉग देख रहे हैं, ये लॉग और ये एरो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है दैट वी कैन रीमोडिफाई एनी ऑब्जेक्ट। रीमोडिफाई का मतलब कि मैंने डबल क्लिक करा, एंगल 45, रीमोडिफाई। एट ए टाइम हम जब चाहें 30, 60, ऑब्जेक्ट को हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, एडिट नहीं करना पड़ेगा। डिस्टेंस 30, अगेन 25, रेडियस डायरेक्टली चेंज, दिस वन चेंज। कोई वॉल है हमारे पास और वॉल की डिस्टेंस चेंज करनी है, डायरेक्टली कर सकते हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट करना। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड और भी है, इसका यूज़ भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ये वो ऑप्शंस है जो हमारी ड्राइंग्स में इसके बिना काम बेकार है। लेंथन कमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, लेकिन कुछ कंडीशंस है इसकी। पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लेंथन होता क्या है एक्चुअली। मैंने एलियन एंटर करा, आप जैसे ही एलियन एंटर करोगे नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, बेसिक, डेल्टा, परसेंट, टोटल एंड डायनामिक। एग्जांपल मैंने डेल्टा पे क्लिक करा। डेल्टा का मतलब होता है कि आप कितना उसको बढ़ाना चाहते हो, मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। मैंने कहा 10, तो ये क्या करेगा, ये उतना ही डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा जितना मैं चाहता हूँ। एंड बोथ साइड, दोनों तरफ, मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार क्लिक उतनी बार वो। हमारा जो एरिया है हम उसके बेसिस पे लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखो, आर्किटेक्चर और इंटीरियर में बेसिक फंडामेंटल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बेसिक फंडामेंटल्स के बिना आप काम नहीं कर पाओगे। अगर मैंने बोला कि बेडरूम का साइज़ बताओ, आपने कहा 10 बाई 10, तो 10 बाई 10 क्यों लिया? रिक्वायरमेंट के बेसिस। किस बात की रिक्वायरमेंट? कि इतने बाई इतने का फर्नीचर आएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर ले लिया रूम 10 बाई 10 का। कहाँ है 10 बाई 10? कहाँ लिखा है? किस बुक में लिखा है? किसने बताया? स्टैंडर्ड होता है। कोई कहता है गूगल पे पढ़ लिया। आजकल तो सबसे बड़ी ज्ञान जो है वो गूगल से ही मिल जाता है, गूगल से पढ़ लिया। दूसरा, हमने जो बचा कुचा ज्ञान था वो हमने यूट्यूब से ले लिया, रूम के साइजेस क्या क्या होते हैं। बट एक सिविल इंजीनियर में, एक डिप्लोमा में और एक आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो वो पढ़ता है वो आप नहीं पढ़ते हो, बट वो आपकी चीज़ें ज़रूर पढ़ता है।
मतलब आपने जो 4 साल पढ़ा है वो 5 साल में सब कुछ पढ़ चुका है। वो टाउन प्लानिंग से लेके आर्किटेक्चर पार्ट तक, वो इंटीरियर से लेके स्ट्रक्चर पार्ट तक, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब जानता है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर की प्लानिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। चाहे वो 10 साल क्यों ना काम कर ले, इतनी स्ट्रांग प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली साइट पे काम करता है। डिजाइनिंग में इतना स्ट्रांग उसका हैंड नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक फील्ड में अपना अपना एक डिटेल होता है, क्वालिटी होती है। तो हम जो सीखने जा रहे हैं वो एक आर्किटेक्चर पार्ट है, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम डिप्लोमा, या फिर कुछ भी कह सकते हो। क्यों? एक सिस्टमेटिक वे। रूम के साइजेस क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, वेंटिलेशन हमें कहाँ पर देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। अब मैंने कहा कि वेंटिलेशन दो, तो अब प्लानिंग करते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है कि यहाँ पर किचन है तो एक वेंटिलेशन दे देंगे। क्यों देना चाहिए वेंटिलेशन? सब वेंटिलेशन क्यों देना चाहिए? क्रॉस वेंटिलेशन के लिए सभी को पता है। कहाँ पर देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्चर के साथ साथ यहाँ पर वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मास्टर बेडरूम कहाँ बना रहे हो? क्योंकि अब आज के टाइम जो चल रहा है वो क्लाइंट को डिजाइनिंग के साथ साथ वास्तु भी मस्ट है। क्लाइंट ने कहा कि मुझे मास्टर बेडरूम और ये पूरी प्लानिंग करनी है वास्तु के और के बेसिस पे, तो आपको ओवरऑल पूरी प्लानिंग समझनी पड़ेगी। साउथ में क्या चाहिए, वेस्ट में क्या चाहिए, साउथ ईस्ट में क्या चाहिए, बेड की लोकेशन क्या आ रही है, फर्नीचर कहाँ प्लेस करोगे, डोर कहाँ ओपन हो रहा है, विंडो कहाँ ओपन हो रही है, कौन से ड्राइंग रूम आ रहा है, कहाँ पर डाइनिंग एरिया आ रहा है, एवरीथिंग। और यही चीज आपकी डिपेंड करती है इंटीरियर में भी। यही चीज आपकी डिपेंड करती है इंटीरियर में भी, दोनों चीजों में डिपेंड करती है। ठीक, तो पहला पॉइंट यहां पर क्या होता है कि जो आर्किटेक्चर पार्ट होता है, जो इसकी डिटेलिंग स्टार्ट होती है, वो डिटेलिंग स्टार्ट कहां से होती है? जैसे पीडब्ल्यूडी वर्क होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जब काम होता है ना, तो गवर्नमेंट के कुछ थंब रूल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के भी थंब रूल होते हैं, आर्किटेक्चर के भी थंब रूल होते हैं, वो थंब रूल फॉलो करना पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो भी चीजें डिजाइन करोगे वो वेल कोडेड होनी चाहिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, गवर्नमेंट के थंब रूल के बेसिस पे होनी चाहिए। कुछ भी कहीं भी डाल दो, ये नहीं चलेगा। बेडरूम यहाँ रख दो, किचन वहाँ रख दो, ये साइज दे दो, साइड पैसेज वहाँ दे दो, लॉन इतना छोड़ दो, नहीं। हर एक चीज़ की टर्म्स और कंडीशंस होती है, तब उसको लीगली माना जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं लॉ, फंडामेंटल्स, बिल्डिंग के थंब रूल, डिजाइनिंग के थंब रूल। डिजाइनिंग के थंब रूल क्या होते हैं? ये डिजाइन करा गया है। द टाउन एंड द कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन TCPO फॉर फॉर्मुलेटेड द मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ 2016 डिजाइन टू रेगुलेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अर्बन अथॉरिटीज। कब हुआ था? 2004 में। द ओरिजिन ऑफ दिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 2003 when the Ministry of Urban Development initiated development following the devastating, कब 2001 में बुर्ज अर्थक्वेक के बाद, तब इन्होंने एक्शन लिया कि अब आपको सोचना पड़ेगा डिजाइनिंग में क्या क्या क्रिटिकल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट, सोलर हीटिंग, फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड एवरीथिंग। बताइए, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है किसी को? की एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं इनके? किसी ने कहा कि सेटबैक और बिल्डिंग लाइन का मतलब क्या होता है, FAR का मतलब क्या होता है, बिल्ट अप एरिया किसे कहते हैं, साइज ऑफ रूम क्या होते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्यों डिटरमाइन करते हैं, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है। इन सब के अपने की एस्पेक्ट्स होते हैं।
किसी ने बोला कि सेटबैक या बिल्डिंग लाइन, सेटबैक और बिल्डिंग लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सेटबैक या बिल्डिंग लाइंस का मतलब होता है बिल्डिंग बाय लॉ डिकेट द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग फेसिंग अ रोड नोन एज द सेटबैक या बिल्डिंग लाइंस, उसको कहते हैं सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। और क्यों दिया जाता है? दिस रेगुलेशन एम टू मेंटेन स्ट्रीट एस्थेटिक्स, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग को मेंटेन करने के लिए, एंड एनहांस सेफ्टी बाय इंप्रूविंग विजिबिलिटी। सेटबैक एरियाज कैन आल्सो बी रिप्रपोज्ड एज पार्किंग स्पेसेस या ग्रीन एरियाज, इनको आप कह सकते हो जैसे पार्किंग स्पेसेस या ग्रीन एरियाज भी कह सकते हो सेटबैक या बिल्डिंग लाइन को। साइज ऑफ रूम ऑल्सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने कहा कुछ भी रूम साइजेस वहां पर मेंशन कर दो, बट नहीं, ऐसा नहीं और होता है। बिल्डिंग बाय लॉज स्टिपुलेट मिनिमम ओपन रूम साइजेस, मिनिमम रूम साइजेस होने चाहिए टू इंश्योर एडिक्वेट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ध्यान रखना है आपको डिजाइनिंग में। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम हैव स्पेसिफिक साइज रिक्वायरमेंट प्रमोटिंग कंफर्टेबल लिविंग एंड कंडीशंस, हर एक पॉइंट्स के बेसिस पे ध्यान रखना है आपको। हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे डिटरमाइन करोगे? द हाइट ऑफ बिल्डिंग से डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द स्ट्रीट विड्थ के ऊपर डिटरमाइन करी जाती टू मेंटेन अर्बन एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी। नैरो स्ट्रीट हैव लोअर हाइट अलॉट्स। हर एक की टर्म्स कंडीशंस होती है इसकी, आप कोई भी चीज़ ऐसे मेंशन नहीं कर सकते हो। आप क्या क्या पॉइंट्स कवर कर रहे हो? एरिया एंड यूजेस कर रहे हो, बिल्डिंग हाइट, कवरेज, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, सेटबैक्स एंड प्रोजेक्शन मेंशन कर रहे हो, पार्किंग फैसिलिटीज है या नहीं है, बेसमेंट, ग्रीन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस, एलिवेटर्स, एवरीथिंग। ये सब क्या होते हैं? ये सब पॉइंट्स होते हैं कि आप अपनी ड्राइंग्स में दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का एक बेस है, एक स्टेप है ये, और आपको पता होना चाहिए हर एक पॉइंट का क्या रूल होता है। सबको 1 by 1 पढ़ना है प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले। रूम साइजेस स्टैंडर्ड होते हैं, गवर्नमेंट में ये फिक्स कर दिए गए हैं कि क्या क्या आप कौन कौन सी रूम साइजेस आप कहाँ पर ले सकते हो, उससे डिसाइड कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन कुछ रूम साइजेस फिक्स हैं, स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड, वो वाले नहीं जो लोग बताते हैं 6 by 6, 7 by 7, 8 by 8, 9 by 9, 12 by 12 भी ले लो, 14 by 14 भी ले लो, 16 by 16 भी ले लो, कुछ भी ले लो अपने मन का है, जो ले लो चलेगा, वो नहीं। ड्राइंग रूम के स्टैंडर्ड्स यहाँ पर हम लेके चल सकते हैं। ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग, कहाँ पर क्या होना चाहिए। अब प्लानिंग में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बेडरूम्स कहाँ पर दें, डाइनिंग कहाँ दें, ऑफिस कहाँ दें। अब डिजाइन कर रहे हो एक बंगलो और विदाउट रेफरेंस, क्या करोगे फिर? पता ही नहीं चलेगा, दिमाग सोचते रहोगे, दिमाग ही लगाते रहोगे। क्या दिमाग लगाओगे? कहाँ दूं ऑफिस, ओपन कहाँ दूं, स्टोर कहाँ दूं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को पहले से ही, ये बेस है, इसी को ही कहते हैं बेस। ऑफिस कहाँ है हमारा, बेडरूम कहाँ पर है, लॉबी में क्या करें, ड्राइंग रूम कहाँ पर दें, ये सब कहाँ गया है? ये सब क्या है? बिल्डिंग बाय लॉ में उन्होंने बोला है कि ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग एंड शुड बी कनेक्टेड टू द फ्रंट वरांडा एंड डाइनिंग प्लेस। इट शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, बढ़िया होना चाहिए, वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए। एंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग रूम वी कैन यूज अप्रॉक्स 14 to 16 एंड 18 to 24 फीट तक ले सकते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस आपके एरिया के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साइजेस काफ़ी बड़े हैं, हमें ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बड़ा कर लो। बेडरूम कहाँ पर दें, किस लोकेशन पे दें? बेडरूम शुड बी सो लोकेटेड दैट दे आर वेल वेंटिलेटेड एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड प्राइवेसी के बेसिस पे, एंड जनरली दे शुड बी लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द बिल्डिंग सो दैट एटलीस्ट वन वॉल एक्सपोर्ट फॉर गुड वेंटिलेशंस, good ventilations and lighting. Standard size क्या लेंगे? 10 to 12
14 to 16, 10 से 12 एंड 14 से 16। अब लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ दिए कैलकुलेशन, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। 12/12, 13/13, 12/14, 12/16, 16/16, 14/16, कुछ भी कर दो, बन गया स्टैंडर्ड। गेस्ट रूम should be well lighted and ventilated, and it should be located on the one side of the building, and generally by the side of the building room. Standard size of the guest room 10/12 तक ले सकते हैं, बाकी और भी इसमें कंडीशंस है। The best location for veranda is south and west. If the front edge of the building is eastern, they are located in the east also. Office room should be on one side of the front veranda and disconnected from the other rooms. And sometimes an office room serves the purpose of the guest room and size. तो हर एक चीज़, डाइनिंग कहाँ पर होना चाहिए, किचन should be provided in rear corner of the building, but north east corner is the best. And standard size of the kitchen given है, store room given है, pantry given है, everything. इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। और अगर किसी को कुछ बेसिक क्लियर ना हो तो यहाँ पर पढ़ सकता है, उसको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि प्लेन से लेके स्लैब, फ्लोर, सीलिंग, किसकी क्या हाइट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड, हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगी, जो मैं फॉरवर्ड करूँगा, जिसके बेसिस पे आप स्टडी करेंगे। दूसरा पॉइंट, डिज़ाइनिंग से पहले, प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले थंब रूल को समझना है सभी लोगों को, क्योंकि मैं टास्क और असाइनमेंट में काम कराऊंगा, सभी लोग समझ लें इस चीज़ को। ये मैंने टर्म्स कंडीशन डाल दी पहले ही, असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी के लिए। स्टैंडर्ड साइज के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, वास्तु को समझना। मैंने बोला था कि आज के टाइम में विदाउट वास्तु काम नहीं होता है। वास्तु इतनी बड़ी फील्ड है कि एक्सटीरियर, इंटीरियर, फर्नीचर प्लेसिंग, कलर वगैरह सिलेक्शंस, एक्सटीरियर सिलेक्शंस बहुत डिटेल्ड है। बट इतना डिटेल में हमें जाना भी नहीं है, हमारे काम का भी नहीं है, जितना हमारी फील्ड में यूज़ में आएगा, सिर्फ उतना। वास्तुशास्त्र इज ए संस्कृत वर्ड। वास्तु होता क्या है एक्चुअली, समझ लो थोड़ा सा। विच लिटरली मीन्स साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, एंड वास्तुशास्त्र इज वन ऑफ द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस। वास्तुशास्त्र टेल अस हाउ टू प्लान द बिल्डिंग ऑफ आवर हाउस so that the positive energy is distributed in our life. Vastu initially started with the construction of temples, but later it started being used in the construction of home, offices, buildings, vehicles. बहुत सारी चीज़ों में बाद में यूज़ होने लगा। आज के टाइम में तो वैसे भी बहुत सारी उसमें यूज़ करा जाता है। This principle has been used in Indian construction since ancient times and continues to modern architecture. अब जैसे कि क्या क्या होता है वास्तु के बारे में, वास्तुशास्त्र किस पे डिपेंड करता है, और डिफरेंट एनर्जीज पे विच आर जनरेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वास्तुशास्त्र डिपेंड ऑन डिफरेंट एनर्जीज विच आर जनरेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कौन कौन सी, लाइक सन, कॉस्मिक एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड विंड एनर्जी। इफ अ हाउस इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देन ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस कम्स इन द लाइफ। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हो देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये हुआ, वास्तु की दो कैटेगरीज हैं। पहला है कि अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हो तो वास्तु की बेसिस पे ले रहे हो, तब क्या कंडीशन है। दूसरा हमारा आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। प्लॉट की बेसिस पे उन्होंने कहा है कि अगर आप प्लॉट ले रहे हो तो प्लॉट की फेसिंग में क्या क्या है। प्लॉट फेसिंग नॉर्थ ईस्ट है अगर, देन इज़ ए गुड साइट फॉर होम्स। प्लॉट फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड अलग अलग इन्होंने यहाँ पर कंडीशंस ऐड करा दी हैं प्लॉट फेसिंग के बेसिस पे। अगर नियर द रोड प्लॉट है तब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन करा है। इन्होंने बोला है कि दो होते हैं तरीके देखो काम करने के। पहला होता है एक सीरियस होकर, दूसरा होता है एक ठीक है समझना। अगर हम अपने वर्क और अपने कैरियर के लिए बहुत सिंसियर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, तो हमारे एक चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक वे में गेन करेंगे, प्रॉपरली नोट्स बना के। अगर ये सब चीज़ें हमारे लिए नॉर्मली हैं कि हम मटेरियल्स को कलेक्ट करके अपने पास रख के जब हम चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आई एम नॉट सीरियस अबाउट माई कैरियर। ये दोनों बातें हमेशा ध्यान रखना सभी लोगों के लिए। कुछ कंडीशंस हैं इनकी।
इन्होंने बोला है कि ठीक है, अगर आप बेडरूम दे रहे हो, डोर ऑफ ईच रूम शुड बी फेसिंग ईस्ट। अगर आप दोगे तो वेल एंड गुड। बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट। प्लेसमेंट ऑफ मिरर्स ऑन साउथ एंड वेस्ट वॉल इन ऑस्पिशियस। अगर आप देते हो इस वॉल पे तो अच्छा नहीं है। वाइल स्लीपिंग हेड शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट बट नेवर इन नॉर्थ। वाइल स्लीपिंग हेड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? शुड बी इन साउथ या वेस्ट में बट नेवर इन नॉर्थ में। और इसी की बेसिस पे फर्नीचर लेआउट को डिजाइन करा जाता है। पूजा रूम दे रहे हो, पूजा रूम शुड बी इन शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल आइडियाज एंड फोटोग्राफ शुड बी फेसिंग ईस्ट या वेस्ट। पूजा रूम दे रहे हो, बेडरूम दे रहे हो, ड्राइंग रूम दे रहे हो, गेस्ट रूम दे रहे हो, वॉशरूम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो पहले उनके पॉइंटों को नोट कर लो, एक नोट्स बना के कि कौन सा। अगर हम वॉशरूम दे रहे हैं तो फटाफट पॉइंट्स देखो, नोट्स खोलो। वॉशरूम का डोर कहाँ होना चाहिए? ओके। वॉशरूम की सीट कहाँ होना चाहिए? ओके, यहाँ होनी चाहिए। शावर एरिया कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। वैनिटी हम यहाँ पर दे सकते हैं। बेडरूम का डोर कहाँ ओपन होना चाहिए? इनसाइड या आउटसाइड? ठीक है, हम यहाँ दे सकते हैं। बेडरूम में फर्नीचर दे रहे हैं, कंफ्यूज हो गए, कहाँ दें समझ में नहीं आ रहा है, तो किसके बेसिस पे? इसके बेसिस। हर एक पॉइंट जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। टॉयलेट सीट, पोर्च कहाँ, लॉन कहाँ, ये सब बेसिक फंडामेंटल्स के बेसिस पे, आपकी क्रिएटिविटी की बेसिस पे एंड वास्तु की बेसिस पे टोटली डिपेंड करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग को बहुत सारे करने के तरीके हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, 20x30 का एरिया है, गूगल पे गए, सर्च करा 20x30 लेआउट, कॉपी पेस्ट। मैं गलत नहीं हूं तो लोग यही करते हैं। 600 स्क्वायर फीट का अगर एरिया मिल गया क्लाइंट का, 600 स्क्वायर फीट 2D लेआउट, जो बेस्ट लगा कॉपी पेस्ट। क्या वास्तु है, क्या नहीं है, कैसे है, किस वे में है, कुछ नहीं। तो इसीलिए हमारा जो बेस होता है प्लानिंग का, जो डिटेलिंग का एक प्रोफेशनल वे हमारा जो स्टार्ट होता है वो प्लानिंग से होता है। इसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे हम प्लानिंग को कर सकते हैं और क्या क्या वो मेथड होते हैं। कौन कौन एक्सप्लेन करेगा कि कैसे कैसे प्लानिंग करते चले आ रहे हैं सभी लोग? कौन कौन एक्सप्लेन करेगा? सारिक से स्टार्ट करते हैं। सारिक बताइए, प्लानिंग कैसे करते आ रहे थे आप? कौन बोलेगा? वेरी गुड इवनिंग। बट मैंने आज तक प्लानिंग की नहीं। अच्छा, मैं एग्जीक्यूशन करवाता हूँ सर। ओके, ठीक है, समझ गया। फिर तो बहुत डिफिकल्ट होगा। कोई बात नहीं। यश भी अभी वीक है थोड़ा सा। वाजिद आप बताइए। वेरी गुड इवनिंग सर। वास्तु थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्टी है क्योंकि मैं बहुत कम काम किया हूँ वास्तु के ऊपर। ओके, ऐसा है जी। ओके। प्लानिंग कैसे फॉलो करते थे अब तक, किस वे में? जैसे आपने जो बताया ना सर, जैसे कि अपना जो किचन का सेक्शन है वो ईस्ट फेस को आना है, जहाँ पे मतलब कि सन सीधा जो है ना, सन की जो शेड्स है सीधा घर के अंदर आना, और बाथरूम जो है हमारे ये ईस्ट और वेस्ट पे नहीं रहना। बेडरूम जो बताया उसके अच्छा क्या बोलते वेंटिलेटर पे जो रहना है वो किचन के बाजू में ज्यादा हम लेते थे, डाइनिंग वहाँ पे लेते थे। एंट्रेंस में एक अच्छा लिविंग हॉल लेते थे, बस इसके ऊपर से। और क्लाइंट का थोड़ा ये लेते थे, सजेशन देते थे कि कितने बेडरूम चाहिए, क्या साइज के चाहिए उनके। समझ गया जी। ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब बस यहाँ पर यह है कि अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वर्किंग में। बाकी सबका काम अच्छा है। इम्प्रूवमेंट जब ही होगी जब इस पर थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग अगर मैं इसको कहूँ तो ये भी गलत नहीं है। प्लानिंग है, वॉशरूम है, डोर है, बेडरूम है, प्लानिंग है।
आखिर एक कॉमन सी बात है कि एक ITI वाला, एक बेचारा बीटेक वाला और एक BArc वाला, अब लेवल में कुछ तो डिफरेंस हो गई ना। एक ये डिज़ाइन कर रहा है, एक ये डिज़ाइन कर रहा है, एक ये डिज़ाइन कर रहा है। गलत ये भी नहीं है, बट इसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी जो वर्किंग है वो उसके लेवल से डिफरेंट है, इसकी उसके लेवल से डिफरेंट है। तो काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। इसी प्लानिंग को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना, वॉल में कलर फिल नहीं करना है, कैसा क्या पार्ट लेके चलना है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिसिंग है और कैसे इम्प्रूवमेंट हम इसमें ला सकते हैं, चाहे ये लेआउट क्यों ना हो हमारा, और क्या क्या इसमें चेंजेस एक्स्ट्रा डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं, या फिर ये लेआउट हमारा क्यों ना हो। गलत तीनों नहीं है, तीनों अच्छे हैं, बट वही चीज़ है ना, इम्प्रूवमेंट हमेशा चलती रहती है इंसान की लाइफ में, कभी नहीं ख़त्म होती है। वास्तु के एंड बिल्डिंग बाय लॉस के मैं नोट्स शेयर करूंगा सभी लोगों को ग्रुप में। इन नोट्स को कल सब लोग डाउनलोड करेंगे, उसकी प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। बिल्डिंग बाय लॉस को सभी लोग स्टडी करेंगे, क्या होती है, कैसे यूज़ करी जाती है और क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर की टेम्पलेट मैं सभी लोगों को फॉरवर्ड करूंगा। जो टेम्पलेट मैंने बनाना सिखाया है आज, उस टेम्पलेट को आप कल डिज़ाइन करके अपने पास रखेंगे ताकि हम लोग उसी पे आगे वर्क कर सकें। ठीक है, नोट्स कोशिश करिए, ऑब्वियसली सभी प्रोफेशनल्स हैं, टाइम निकालना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है फ्री टाइम, लेकिन कोशिश करिए नाइट में 1 घंटा निकाल के प्रैक्टिस करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, ताकि थोड़ा सा चीज़ें समझ में आए। क्योंकि हम जिस डिटेल पे काम कर रहे हैं, हम जिन ड्राइंग्स पे काम करने जा रहे हैं, ये हमारे आगे कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं किसी कंपनीज में, या अपने खुद की फर्म डालना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बहुत सीरियस होके पेशेंस रखना है, डेडिकेशंस भी रखना है। बहुत सारे बच्चे जल्दी करते हैं, नहीं 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 नहीं, आप फटाफट पढ़ा दीजिए, टॉपिक पढ़ा दीजिए, टॉपिक पढ़ा दीजिए। टॉपिक पढ़ाना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, स्पेशली फॉर मी। अब टॉपिक खत्म होने में टाइम कहाँ लगता है? देखा होगा ना कि कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, डेली बच्चा जाता है, कमांड पढ़ा दिए जाते हैं, 4 वॉल बनाना सिखा दिया, खत्म सॉफ्टवेयर। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हम काम करने का तरीका सीख रहे हैं कि काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे हमें वर्क करना है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों पे अगर काम करना है तो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, डेडिकेशन आपका चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए आपका। बस ये 3 चीज़ें, क्योंकि आप उन चीज़ों पे काम करने जा रहे हो जो ना तो बीटेक वाला पढ़ता है, ना डिप्लोमा पढ़ता है, ना ITI वाला पढ़ता है। जो सिर्फ एक 5 साल वाला बंदा आर्किटेक्चर वाला पढ़ता है, और जो इंटीरियर वाला पढ़ता है 3 साल। 6 से 7 साल वाली चीज़ें 3 महीने के या 2 महीने में लाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन, बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, डेडिकेशन मस्ट है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मैं कल शेयर करूँगा सभी लोगों को वर्किंग के लिए, नोट्स वगैरह और सारी चीज़ें सभी लोग डाउनलोड करके इस पर काम करेंगे। और जिसको जो चीज़ समझ में ना आए वो ग्रुप में या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग का लेक्चर मैं फॉरवर्ड करूंगा, वो रिकॉर्डिंग का लेक्चर आप इसको डाउनलोड करके अपने पास हमेशा के लिए रख लीजिएगा, डाउनलोड करके हमेशा के लिए रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी होती है 2 दिन में, ये एक्सपायर हो जाता है लिंक। तो जैसे मैं शेयर करूँ तो 1 से 2 दिन के अंदर इसको डाउनलोड करके अपने पास हमेशा फोल्डर बना के सेव कर लीजिए क्लासेस के साथ साथ। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट तो नहीं है या कोई यानी कन्फ्यूज़न? समझ में आया सभी को? आप मैसेज करके भी टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
सर, माशाल्लाह क्लास तो आज अच्छी रखी वेरी गुड। और कॉन्सेप्ट भी माशाल्लाह अच्छा देखा। ये एक डाउट प्रोफेशनल कैसा बिल्कुल। बनना, वो इंशाल्लाह आपके पास है बिल्कुल। इंशाल्लाह। मैं हर बच्चे से कहता हूँ मुझे आपकी 2 चीज़ें चाहिए, आपका पेशेंस, डेडिकेशन। अगर कुछ सीखना है तो सॉफ्टवेयर खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, आप यूट्यूब खोल के बैठिए 2 घंटे में ऑटोकैड खत्म। प्लानिंग फिनिश करने में कितनी देर लगेगी, आप प्लानिंग सीखिए, करा देता हूँ प्लानिंग। अभी 4 लाइनें ड्रॉ करूंगा, बेड प्लेस करूंगा, डोर लगाऊंगा, विंडो लगाऊंगा, फिनिश। कितनी देर लगेगी, राइट सर। है ना? बस वही चीज़ है। यूट्यूब पे मैंने ऐसे देखा है, बहुत जल्दी से बना देते हैं लेकिन बाद में खुद नहीं कर पाते। कुछ नहीं कर पाता, वही चीज़ है। तो आप ये समझ लो कि हम एक 5 साल वाले को टच करने जा रहे हैं, इंटीरियर के जो फील्ड है हम उसको टच करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी डेडिकेशन और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बस। बाकी 100% ही मेरी गारंटी है। इसके बाद हम आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कराएंगे, तो बच्चे को जो भी डाउट्स होंगे वो भी वहाँ से दूर हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, बाकी चीज़ें मैं फॉरवर्ड करता हूँ, और जिसको जो भी डाउट्स होंगे, क्वारीज होंगी, वो मुझसे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट।